नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आज हम भाषा अध्ययन के अंतर्गत वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, वाक्य क्या है? शब्दों का भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो वर्ण मानी जाती है और वर्णों का सार्थक समूह मिलकर के ही शब्दों का निर्माण करता है। यानी वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और शब्दों का सार्थक समूह जो है वो वाक्य कहलाता है। कहने का अभिप्राय है कि जब शब्दों का सार्थक विन्यास या क्रम जो है किसी विशेष अर्थ या भाव को स्पष्ट करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। हमारे द्वारा कहे हुए वे शब्द जो किसी सार्थक अर्थ को यानी अभिव्यक्त करते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं। अब हम वाक्य के जो अंग हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि वाक्य के मुख्य अंग कौन से हैं। तो वाक्य को के मुख्य दो अंग माने जाते हैं, ये हैं उद्देश्य और विधेय। पहले हम वाक्य के अंग पर चर्चा करते हैं। ये हैं उद्देश्य एवं विधेय। बच्चों, उद्देश्य क्या है? वाक्य के अंदर जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। यानी जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। कर्ता के बारे में ही बात की जाती है तो कर्ता और कर्ता का जो विस्तार है वो ही वास्तव में क्या होता है? उद्देश्य हुआ करता है। यानी कर्ता और कर्ता का विस्तार ही क्या है? उद्देश्य है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम इसमें क्या है? कर्ता है। वाक्य में बात किसके लिए की जा रही है? राम के लिए की जा रही है, तो राम क्या है? कर्ता है और ये कर्ता ही उद्देश्य है। मोहन का भाई राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ मोहन का भाई कर्ता का विस्तार है। कारण राम जो है वो कर्ता है और उसकी विशेषता जो है वो क्या है? विशेषण क्या है? राम का भाई मोहन या मोहन का भाई राम। तो कर्ता और कर्ता का विस्तार ही क्या कहलाते हैं? उद्देश्य कहलाते हैं। इसी प्रकार पहला अंग है उद्देश्य और दूसरा अंग है इसका विधेय। विधेय क्या है? कर्ता के बारे में यानी उद्देश्य के बारे में जब वाक्य में बात की जाती है उसे विधेय कहते हैं। यानी कर्ता के बारे में जो भी कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो भी बात की जाती है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जैसे हमने बात की थी कि राम का भाई पुस्तक पढ़ता है या राम का भाई मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है ये क्या है? इसका विधेय है। हम एक उदाहरण से समझते हैं इसे। यानी कर्ता का विस्तार, कर्ता और कर्ता का विस्तार तो उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, जबकि क्रिया या क्रिया का विस्तार, क्रिया या क्रिया का विस्तार, विस्तार का मतलब है यहाँ उसकी विशेषता या विशेषण। ऐसे ही दूसरा अंग जो है इसमें कर्म हुआ करता है। कर्म यानी कर्म का विस्तार भी इसमें हो सकता है। ये भी क्या है? विधेय है। और पूरक भी कई बार उपस्थित होता है, यानी पूरक और पूरक का विस्तार भी क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। अब क्रिया के बारे में हमने सुन रखा है, पढ़ रखा है। क्रिया क्या है? जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जैसे पढ़ना, चलना, फिरना, उठना, बैठना। तेज चलना यानी तेज चलना क्रिया का विस्तार हो गया और चलना जैसे क्रिया है। ऐसे ही कर्म, कर्म क्या है? हम वाक्य के अंदर क्या और किसको, इन दोनों के द्वारा इन दोनों प्रश्नों को रख करके हम कर्म को प्राप्त करते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? किसको पढ़ता है? तो कर्म इसमें क्या है? पुस्तक है। कर्म का विस्तार अगर कहें कि वह पुस्तक पढ़ता है, विज्ञान की पुस्तक पढ़ता है, गणित की पढ़ता है, धार्मिक पुस्तक पढ़ता है, तो ये कर्म का विस्तार हो गया। पूरक क्या है? वाक्य में कई बार क्रिया और कर्म के अलावा भी बहुत सारी बातें या शब्द मौजूद होते हैं, तो वो पूरक कहलाते हैं। और साथ ही कई बार क्रिया क्या होती है? अपूर्ण होती है, चल रही होती है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। पूरक और पूरक का जो विस्तार है ये भी विधेय के अंतर्गत आते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण से हमारे सामने ये दोनों बातें स्पष्ट हो जाएंगी, उद्देश्य भी और विधेय भी, कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। एक सामान्य सा उदाहरण लिखते हैं कि राम का भाई लक्ष्मण धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तो राम का भाई लक्ष्मण, राम का भाई लक्ष्मण
धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। अब इसमें शब्द आया है लक्ष्मण। कौन पढ़ता है? लक्ष्मण पढ़ता है। तो लक्ष्मण क्या है? यहाँ पर करता है, काम को करने वाला करता हुआ करता है। तो कर्ता इसमें लक्ष्मण है और लक्ष्मण की विशेषता क्या है कि वो राम का भाई है। तो कर्ता और कर्ता का विस्तार, ये है राम का भाई लक्ष्मण, यानी कर्ता और कर्ता का विस्तार है ये। कर्ता इसमें लक्ष्मण है, राम का भाई इसकी विशेषता है, ये कर्ता का विस्तार है। तो ये दोनों चीजें यानी कर्ता और कर्ता का विस्तार किस में आएंगी? उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएंगी। वाक्य का आगे का हिस्सा है यानी अंश इसका है कि धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। अब इसमें क्रिया क्या है? पढ़ना इसमें क्रिया है, पढ़ता जो है क्रिया है। तो पढ़ता क्रिया की विशेषता क्या है कि वो अधिक पढ़ता है, कम पढ़ता है, कभी कभी पढ़ता है। तो पढ़ना क्रिया की विशेषता अधिक है, तो ये क्रिया और क्रिया का विस्तार है। ऐसे ही पुस्तकें शब्द क्या है? क्या पढ़ता है? किसको पढ़ता है? तो पुस्तक को पढ़ता है, पुस्तकों को पढ़ता है। पुस्तक क्या है? यहाँ पर कर्म है। पढ़ना क्या है? यहाँ पर क्रिया है। ये क्रिया का विस्तार है, विशेषण है। अब पुस्तकें पढ़ता है, कैसी पुस्तकें पढ़ता है? धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। तो ये कर्म की क्या है? विशेषता है, विशेषण है। तो ये कर्म का विस्तार है। पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें कर्म और कर्म का विस्तार है। अधिक पढ़ना क्रिया और क्रिया का विस्तार है। तो कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया, क्रिया का विस्तार और पूरक, पूरक का विस्तार, ये किसके अंतर्गत आते हैं? विधेय के अंतर्गत आते हैं। तो वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य का पहला अंग जिसे हम उद्देश्य कहते हैं उसमें कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है, और दूसरा अंग जिसे हम कहते हैं विधेय, विधेय के अंतर्गत क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार या पूरक, पूरक का विस्तार ये आ जाया करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वाक्य के प्रमुख भेद कौन से हैं या वाक्य को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है। तो मुख्य रूप से वाक्य जो हैं इसके 3 मुख्य भेद माने गए हैं और उनके फिर आगे प्रभेद जो हैं अलग अलग होते जाते हैं। क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य जो हैं विभाजित किए जाते हैं। यानी पहला विभाजन जो है वो है क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर वाक्य। तो क्रिया के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये हैं, पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य यानी कर्तृवाच्य के अंदर कर्ता प्रधान हुआ करता है, नाम से ही स्पष्ट है। कर्ता जिसमें प्रधान है उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। फिर आता है कर्मणी वाच्य, जिसे हम हिंदी में कर्म वाच्य कहते हैं, जिसमें कर्म प्रधान हो। और तीसरा होता है भाववाच्य, जिसमें भाव प्रधान होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। उदाहरणों से इन्हें हम स्पष्ट करते हैं। जैसे पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या है बच्चों? कर्तृ यानी कर्तावाच्य जिसको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर क्रिया जो है, यानी हमने क्रिया के आधार पर वाक्यों को समझना शुरू किया है। तो क्रिया जहाँ कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, यानी क्रिया के जो लिंग वचन है वो जब कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हों तो वहाँ पर कर्तृवाच्य हुआ करता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, उदाहरण है। कर्तृवाच्य का उदाहरण हम समझते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें पढ़ना क्या है? क्रिया है। राम पुस्तक पढ़ता है, ये पढ़ता क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है? राम के अनुसार। जब हम राम की जगह, यानी राम एक पुल्लिंग शब्द है, इसकी जगह हम स्त्रीलिंग शब्द रखते हैं सीता। जब हम सीता शब्द लिखते हैं, स्त्रीलिंग शब्द लिखते हैं, तो पुस्तक पढ़ता है की जगह क्या बन जाएगा? सीता पुस्तक पढ़ती है। यानी क्रिया किसके अनुसार बदल गई? कर्ता के अनुसार। जहां कर्ता के अनुसार यानी क्रिया का सीधा संबंध या प्रधान संबंध जो है कर्ता से होता है, क्रिया के लिंग और वचन जो है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, वहां कर्तृवाच्य हुआ करता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्ता के अनुसार पढ़ता क्रिया आ गई, और सीता पुस्तक पढ़ती है तो सीता के अनुसार यहाँ पढ़ती क्रिया आई है।
स्त्रीलिंग शब्द जो है, स्त्रीलिंग क्रिया यहाँ प्रयुक्त हुई है और यहाँ पुल्लिंग क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो ये है हमारा कर्तृवाच्य, यानी कर्तृवाच्य में क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। इसका दूसरा भेद हमने अभी जो जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, कर्मवाच्य जो है, कर्मवाच्य में क्रिया जो है किसके अनुसार प्रयुक्त होती है, वाक्य में दिए गए कर्म के अनुसार। यानी इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। यानी क्रिया का सीधा संबंध जो है वो किससे होता है, कर्म से। कर्म से क्रिया प्रभावित होती है, यानी क्रिया पर सीधा प्रभाव किसका पड़ता है, कर्म का पड़ता है। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, मोहन ने गाना गाया। मोहन ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया। मोहन ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया। यहाँ मोहन और सीता पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द है, कर्ता शब्द है, परंतु इनके अनुसार क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्रिया किसके अनुसार लग रही है, गाना गाया, यानी गाना शब्द जो है ये क्या है, क्या गाया, गाना गाया। या मोहन ने भोजन किया, सीता ने भोजन किया। तो भोजन किया शब्द जो है, ये क्रिया जो है किसके अनुसार, किया शब्द जो है ये किसके अनुसार प्रयुक्त होता है, भोजन के अनुसार, कर्म के अनुसार। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ जो क्रिया है, यानी अंत में जो क्रिया प्रयुक्त होती है, पढ़ी शब्द जो है वो किसके अनुसार प्रयुक्त हो रहा है, कर्म के अनुसार, पुस्तक के अनुसार। मोहन ने पुस्तक पढ़ी और सीता ने पुस्तक पढ़ी, तो क्रिया पर कर्म ही लागू होता है, कर्म के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या है, कर्मवाच्य है। ऐसे ही तीसरा इसका जो भेद है, यानी क्रिया के आधार पर वाक्य का जो तीसरा भेद है वो है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया न ही तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है और न ही क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है, अपितु भाव, वाक्य का जो भाव है, भाव के अनुसार जहाँ क्रिया का प्रयोग किया जाता है वह भाववाच्य कहलाता है। यानी भाव के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है भाववाच्य में। जैसे पूर्णिमा से गाया नहीं जाता, पूर्णिमा से गाया नहीं जाता। या फिर चिड़िया के द्वारा उड़ा जाता है, उससे शाम से पढ़ा नहीं जाता, उससे लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता, गाया जाता है, उड़ा जाता है। तो इस तरह से यानी जहाँ वाक्य में क्रिया जो है भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है वह भाववाच्य कहलाता है। तो ये क्रिया के अनुसार प्रयुक्त होने वाले तीन भेद हैं, यानी क्रिया के अनुसार वाक्य के तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य जो है ये 8 प्रकार के हुआ करते हैं और रचना के आधार पर जो वाक्य है 3 प्रकार के हुआ करते हैं। अगले कालांश में हम उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एक बार इस पर फिर से नज़र मारते हैं कि वाक्य को मुख्य रूप से समझते हैं कि शब्दों का वह सार्थक क्रम जिससे पूर्ण रूप से अर्थ या भाव की अभिव्यक्ति हो जाती है वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है और विधेय के अंतर्गत क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार और पूरक का विस्तार आया करता है। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि वाक्य के भेद, तो मुख्य रूप से वाक्यों के भेद के आधार पर 3 भाग किए जाते हैं, क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। हमने क्रिया के आधार पर 3 भेद जो हैं वो समझे। क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मणिवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है और भाववाच्य में जो क्रिया है वो भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। तो ये क्रिया के आधार पर मुख्य रूप से वाक्य के 3 भेद थे। आशा करती हूँ समझ में आया होगा।
रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।